हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रकार आता है जिसे अपन देखें कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, मतलब ट्रांसफार्मर अपन को आउटपुट में जो वोल्टेज देता है उसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो सबसे पहले अपन जो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अपन ऊंचाई ट्रांसफार्मर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे होती है। तो अपन ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, एक क्रोड होती है। ये जो क्रोड होती है वो सिलिकॉन धातु की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन धातु की। और सिलिकॉन धातु के साथ साथ इसको क्या करते हैं अपन? लेमिनेटेड करते हैं। क्या करते हैं? लेमिनेटेड। लेमिनेटेड को बोले तो पतलित पत्ती, छोटी छोटी पत्तियों को जोड़कर इस क्रोड का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये जो क्रोड के अंदर जो पत्तियां यूज की जाती है, यानी कि जो लेमिनेशंस होते हैं उनकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक। तो ये ट्रांसफार्मर की क्या है? क्रोड है। और इस क्रोड के ऊपर क्या लगाते हैं अपन? वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने पढ़ा था दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इन्हीं को अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड पर क्या लगाते हैं अपन? वाइंडिंग। तो अपन पढ़ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। क्या करता है? वोल्टेज के मान को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, यानी कि इसके प्राइमरी को जो अपन वोल्टेज देंगे वो उस वोल्टेज को बढ़ाकर ये अपन को सेकेंडरी में क्या करेगा? ज़्यादा वोल्टेज देगा। अब जिधर ज़्यादा वोल्टेज देगा उधर की वाइंडिंग क्या होगी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी होगी? हाई वोल्टेज। और जिधर अपन वोल्टेज कम होगा वो वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी? लो वोल्टेज। तो ये अपन को ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। और वोल्टेज किससे प्राप्त करते हैं अपन? सेकेंडरी वाइंडिंग से। क्योंकि जिस वाइंडिंग के साथ लोड जुड़ा होता है वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? सेकेंडरी। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा। और प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ा के देगा। जो इसको इनपुट में वोल्टेज देंगे उससे ज़्यादा ये अपन को आउटपुट में वोल्टेज देगा। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होगा और प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा? कम। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग होगी कौन सी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी? लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा है तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी? आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी? हाई वोल्टेज। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा। और अपन ने पढ़ा था लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? लो वोल्टेज वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग के अंदर टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? हाई वोल्टेज। तो देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। प्राइमरी वाइंडिंग क्या है? लो वोल्टेज है तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? कम। जबकि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? कम। और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के फेरों को अपन लिखे N1 से
और सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरो को लिखे किससे अपन, N2 से। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, N2 का मान किसका, जो N2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या, उसका मान क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि N2 ग्रेटर देन होगा किससे, N1 से। मतलब N2 का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या क्या होगी, ज़्यादा, और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या क्या होगी, कम। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा क्या, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या क्या होती है, कम। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो होती है कौन सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, हाई वोल्टेज। अब देखते हैं करंट का मान। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो करंट होती है उस करंट का मान क्या होता है, करंट के मान को क्या करेगा ये, देखो वोल्टेज को अगर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो करंट को क्या करता है, ये घटाता है। क्या करता है, घटाता है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर करंट का मान क्या होगा, कम, और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा, ज़्यादा। वोल्टेज तो क्या होगा इसके अंदर, लो, लेकिन करंट क्या होगी इसके अंदर, हाई करंट वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, ये हाई करंट। और ये अगर इसका वोल्टेज हाई है तो इसके अंदर क्या होगी, ये लो करंट वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, लो करंट वाइंडिंग। अब देखो, अगर इसका वोल्टेज कम है तो करंट क्या है इसकी, ज़्यादा। अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या है इसकी, कम। और अपन ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर पावर का मान या प्राइमरी वाइंडिंग की जो शक्ति है उसका मान सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति के क्या होता है, बराबर। तो देखो, अगर इन दोनों चीज़ों को अपन क्या करेंगे, गुणा, तो ये तो है वोल्टेज और ये है क्या, करंट। V और I को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, P। अगर इसको मैं मान लूँ V1 वोल्टेज और इसको क्या मानूँ मैं, I1 करंट, तो पावर का मान कितना हो जाएगा, P1। ऐसे कैसे, इसको अगर माने अपन V2 और इसको माने कितना, I2, तो V2 और I2 को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, P2। तो और अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर P1 और P2 का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो, जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर करंट क्या होगी, कम, और जिधर वोल्टेज कम होगा उधर करंट क्या होगी, ज़्यादा। एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ उसी अनुपात के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा। इस कारण इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। क्या आता है, बराबर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर आपको जो याद रखने की चीज़ें हैं, पहला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाकर आउटपुट में क्या करता है, अपन को अधिक वोल्टेज देता है। दूसरा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट करंट के मान को क्या करता है, घटाता है। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट क्या होगी, घटेगी। वोल्टेज और करंट इनके अंदर क्या होगी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, कम। अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगी आपकी, ज़्यादा। तो ये वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के मान को तो बढ़ाता है लेकिन करंट के मान को क्या करता है, ये घटाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा। मतलब द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम होगी। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीय कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा हो और प्राइमरी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या हो, कम हो, वो ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, स्टेप अप। इसके बाद में आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जो भी विद्युत उत्पादन केंद्र है, क्या है, विद्युत उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र का मतलब जहाँ पर करंट को क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। जो भी वैद्युतिक उत्पादन केंद्र है उन वैद्युतिक उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं।
तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर अपन को वोल्टेज का मान क्या करना हो, बढ़ाना हो, वहाँ पर कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लेंगे अपन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा लेंगे, स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, लेकिन करंट के मान को क्या करता है, ये घटाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। तीसरा उपयोग कहाँ पर करते हैं इसका, वैद्युतिक उत्पादन जो केंद्र होते हैं वहाँ पर, वैद्युतिक उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा हो गया, स्टेप अप। तो नोट्स लिख सकते हो इसके। क्या करता है ये, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। ये विद्युत धारा यानी कि करंट के मान को क्या करता है, घटाता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के जो फेरों की संख्या होती है, NS मान लो चाहे N2 मान लो, वो क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या को किससे लिखेंगे अपन, NP से। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। उपयोग कहाँ पर करते हैं इसका, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज को बढ़ाने हेतु, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज के मान को बढ़ाने हेतु इसका अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। केवल 4 लाइन याद रखनी है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, करंट के मान को क्या करता है, घटाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। इसका जो उपयोग करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, वैद्युतिक उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए इसका क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन दूसरा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये अगर वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज के मान को क्या करेगा, घटाएगा। क्या करेगा, वोल्टेज के मान को घटाएगा। अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो घटाता है, लेकिन करंट के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। दूसरा देख लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप डाउन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, अपचाई। देखो डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम। तो ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटाता है। घटाने का मतलब
इसको जो इनपुट में वोल्टेज देंगे उसको वोल्टेज को कम करके अपन को आउटपुट में वो क्या करता है, वोल्टेज प्रदान करता है। मतलब आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। आउटपुट में अपन को कम वोल्टेज देता है। अगर ये वोल्टेज को घटाता है तो धारा के मान को क्या करेगा, धारा के मान को क्या करेगा, ये बढ़ाता है। क्योंकि जिधर वोल्टेज कम होता है उधर करंट क्या होती है आपकी, ज़्यादा। अभी बताया था ट्रांसफार्मर के अंदर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि दोनों की पावर को क्या करना है, अपन को बराबर करना है। अगर वोल्टेज भी ज़्यादा हो गया और करंट, अगर वोल्टेज भी घट गया और करंट भी घट गई तो सेकेंडरी की पावर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो सेकेंडरी की पावर को प्राइमरी की पावर के बराबर करने के लिए अपन को इस करंट के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके ही वो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यह वोल्टेज के मान को तो घटाता है लेकिन करंट के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसके प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या को अपन ने किससे लिखा था, एनपी से। तो एनपी का जो मान है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में, मैं लिख देता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या है क्या, आपका एनएस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब एनपी का मान क्या होगा आपका, एनएस से क्या होगा आपका, ज़्यादा। एनपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज घटाता है, करंट बढ़ाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। बात आती है इसके उपयोग भी। क्या उपयोग, उपयोग कहाँ पर करते हैं इसका, वितरण केंद्रों पर। जो विद्युत वितरण केंद्र है, क्या है, विद्युत वितरण केंद्र। मतलब आपके जो पावर स्टेशन, पावर हाउस है, सब स्टेशन होते हैं ना आपके आसपास कहीं गाँवों के अंदर, जो पावर हाउस होते हैं, सब स्टेशन होते हैं जहाँ पर लाइटों को अलग अलग फीडरों के अंदर या अलग अलग गाँवों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है या भेजा जाता है। तो वो स्टेशन कौन से कहलाते हैं, आपके विद्युत वितरण केंद्र कहलाते हैं। जहाँ से लाइटों को अलग अलग फीडरों के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। उन स्टेशनों पर अपन क्या करते हैं, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। या फिर अपने घरों के आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वो सब कौन से हैं, आपके स्टेप डाउन है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। भाई उसके इनपुट में कितना देते हैं अपन, 11,000 देते हैं। आउटपुट में या तो 440 वोल्टेज देगा या फिर 220 से 240 वोल्टेज। या तो सिंगल फेज की सप्लाई होगी तो 220 से 240 वोल्टेज देगा। अगर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर 400 से 440 वोल्टेज के बीच में क्या करता है, वो अपन को प्रदान करता है। तो वो वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो अपने घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कौन से प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इसकी संरचना की बात करें तो देखो ये हो गई आपके ट्रांसफार्मर की क्रोड। ट्रांसफार्मर की क्रोड याद रखना किस धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन स्टील की। अब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, आपकी कम होगी। तो ये है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, इसके अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर मान लो NP और यहाँ पर मान लो NS। तो NP का मान क्या होगा, NS से क्या होगा, ज़्यादा। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरे ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरे क्या होंगे, कम। अब जिधर फेरों की संख्या कम होगी उधर वोल्टेज भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्या होगा, कम। और जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उधर वोल्टेज भी क्या होगा, आपका ज़्यादा। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कम। मतलब ज़्यादा वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये कम वोल्टेज के अंदर क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटाता है। अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को तो घटाता है लेकिन करंट को क्या करता है, ये बढ़ाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या है, कम है।
उपयोग कहाँ कर करते हैं? वैद्युतिक वितरण केंद्रों पर, यहाँ पर जहाँ पर अपन को कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, जहाँ पर वोल्टेज को क्या करना हो, अपन को कम करना हो। एसी वोल्टेज की बात हो रही है, जहाँ पर एसी वोल्टेज को कम करना हो वहाँ पर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या करेंगे, अपन उपयोग करेंगे। तो ये हो गया आपके दो ट्रांसफार्मर, एक तो हो गया आपका स्टेप अप और दूसरा हो गया कौन सा, स्टेप डाउन। अब क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट क्या करेगा, कम। डाउन क्या करेगा, वोल्टेज घटाएगा तो करंट क्या करेगा, आपका बढ़ाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज क्या करता है, घटाता है। अब बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो ये करंट के मान को क्या करता है, घटाता है, और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। तो चाहे क्वेश्चन आपसे करंट से पूछा जाए चाहे वोल्टेज से, दोनों के आंसर आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। अगला जो प्रकार पढ़ते हैं अपन, अगला प्रकार पढ़ते हैं अपन क्रोड के आधार पर। ये जो ट्रांसफार्मर देखे थे ये तो अपन ने देखे थे आउटपुट के वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट के वोल्टेज के आधार पर अपन ने दो प्रकार के देखे, एक तो स्टेप अप जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, दूसरा स्टेप डाउन जो वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। अगला जो प्रकार देखेंगे अपन इनके क्रोड, जो सिलिकॉन स्टील धातु की क्रोड अपन उपयोग में लेते हैं ना, उस क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, क्रोड प्रकार की, सेल प्रकार के और कौन सा, बेरी प्रकार का। लेकिन अपन के जो एग्जाम में सिलेबस है उसमें केवल दो दे रखे हैं, एक तो क्रोड प्रकार का और दूसरा दे रखा है कौन सा, सेल प्रकार का। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा पढ़ते हैं, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो देखिए क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, कि इसकी जो क्रोड होती है वो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। तो मैं इसकी संरचना के लिए एक बड़ा सा चित्र बनाता हूँ आपके सामने। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की क्या है, क्रोड है। क्या है, ट्रांसफार्मर की क्रोड। अब इस ट्रांसफार्मर की क्रोड के ऊपर क्या लगाई जाती है, वाइंडिंग। देखो क्रोड किस धातु की बनाई जाती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। अब इस ट्रांसफार्मर क्रोड को सिलिकॉन धातु की क्यों बनाते हैं, तो ये मैं आपको जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियाँ है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस है उसके अंदर बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हिस्टैरिसीस हानि होती है, उस हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए ये जो क्रोड होती है उसको सिलिकॉन धातु का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब हिस्टैरिसीस हानि जब अपन हानि पढ़ेंगे तो वहाँ समझाएंगे हिस्टैरिसीस हानि अच्छी तरह आपको क्या होती है। तो इस ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो किसको बनाई जाती है, सिलिकॉन धातु की। और दूसरी क्या बनाते हैं, लेमिनेटर, पत्तियों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं उनको जोड़कर इसका क्या करते हैं अपन, निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पत्तियाँ होती हैं इनकी मोटाई कितनी होती है, या लेमिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो लेमिनेशंस की मोटाई कितनी होती है, तो 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। तीसरा क्वेश्चन जाता है, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको पटलिती ही क्यों बनाते हैं, पत्तियों को जोड़ जोड़ के क्यों बनाते हैं। एक बड़ी सी धातु को लेकर भी तो बना सकते हैं, तो पत्तियों को जोड़ कर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, भंवर धारा पैदा हो जाती है। क्या होती है, भंवर धारा, मतलब इस क्रोड के अंदर भी धारा बहने लग जाती है। तो ये जो भंवर धारा बह रही है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको पत्तियों से बनाते हैं, लेमिनेशंस बनाते हैं। और प्रत्येक पत्ती के बीच में क्या लगा देते हैं अपन, इंसुलेशन लगा देते हैं, कुचालक पदार्थ लगा देते हैं, जिससे वो धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको क्या बनाते हैं अपन, पटलित। और जो हिस्टैरिसीस हानि है उस हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको सिलिकॉन धातु की क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो तीसरा नंबर का अपन ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा पढ़ रहे हैं, क्रोड प्रकार का। कौन सा, क्रोड प्रकार का। तो ये जो संरचना दे रखी है आपके कौन सी है, क्रोड प्रकार की है। अब इसके दोनों तरफ क्या की जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो देखो जो ओरिजिनल टीम वाइंडिंग होती है ना, अपन ने देखा था ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और एक क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्राइमरी को इस तरफ जोड़ देते हैं और सेकेंडरी को इस तरफ देते हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी के अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो इस प्रकार से नहीं होती कि एक क्रोड पर तो प्राइमरी लपेट दी सारी की सारी और दूसरी पर क्या लपेट दी, सेकेंडरी। ऐसा नहीं होता है।
क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या, जो आपकी प्राइमरी एक वाइंडिंग थी उसको क्या कर देते हैं, आधी आधी वाइंडिंग दो भागों में क्या कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। अब उसमें से आधी वाइंडिंग को तो क्रोड की इस भुजा पर लपेटते हैं और आधी वाइंडिंग को क्रोड की इस भुजा पर क्या करते हैं अपन, लपेटते हैं। मतलब दोनों ही ये जो भुजा है इनको बोलते हैं अपन लिम्ब। क्या बोलते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर पट्टी दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं अपन लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको, लिम्ब। क्या बोलते हैं, लिम्ब। और ये जो क्षैतिज पट्टी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, योक। क्या बोलते हैं इसको, इसको तो बोलते हैं क्या, योक। और इसको बोलते हैं अपन क्या, लिम्ब। तो जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर कितनी लिम्ब दिख रही है आपको, एक लिम्ब तो ये रही और एक लिम्ब ये रही। तो कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी लिम्ब होती है, दो, एक लिम्ब तो ये और एक लिम्ब ये। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उस प्राइमरी वाइंडिंग को आधे आधे भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड। आधी वाइंडिंग को तो इस लिम्ब पर, जो पहले नंबर की लिम्ब है उसके ऊपर लपेटते हैं और आधी वाइंडिंग को इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, लपेटते हैं। जैसे मैंने ऐसे लपेटा, ये फिर यहाँ से गई ये वाइंडिंग, फिर ये इधर से आ गया एक तार ये और एक तार ये। तो प्राइमरी की आधी वाइंडिंग को तो इस पे लपेट दिया, यहाँ से घुमा के आधी वाइंडिंग को अपन ने यहाँ पे लिया है और इन दोनों सिरों को अपन ने किससे जोड़ दिया, सप्लाई से। तो आधी वाइंडिंग तो यहाँ पर जुड़ गई और आधी वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ गई। ये ट्रांसफार्मर कौन सी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी। तो पहले क्या करते हैं, ये जो लिम्ब है इस लिम्ब के ऊपर क्या लगाते हैं अपन, कुचालक पदार्थ। क्या लगाते हैं, कुचालक पदार्थ। मतलब जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ लगाकर उसके ऊपर पहले आधी आधी वाइंडिंग को इसके ऊपर क्या कर देंगे अपन, लपेट देंगे। अब जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी आधी वाइंडिंग यहाँ पर लपेट दी, आधी वाइंडिंग यहाँ पर लपेट दी, फिर इस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर दोबारा से अपन क्या लगाएंगे, कुचालक पदार्थ, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे को टच ना करे। फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ऐसे कुचालक पदार्थ लगाया। फिर यहाँ से अपन लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, ऐसे लपेट देंगे और यहाँ से जो तार जाएगा ऐसे, फिर ऐसे इसको लपेटते हुए दोनों, फिर यहाँ से इसका ये सारनी लगा लेंगे। इन दोनों सिरों पर अपन क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। देखो आधी वाइंडिंग तो यहाँ पर हो गई प्राइमरी और आधी वाइंडिंग यहाँ पर हो गई प्राइमरी। तो आधी आधी वाइंडिंग तो अपन यहाँ पर लगाते हैं, तो कौन सी, प्राइमरी की आधी वाइंडिंग यहाँ और आधी वाइंडिंग ही प्राइमरी की यहाँ। ऐसे कैसे, आधी वाइंडिंग कौन सी की होगी यहाँ पर, सेकेंडरी की, और आधी वाइंडिंग ही क्या होंगी आपकी, सेकेंडरी की। तो जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कितनी लिम्ब होती है, दो लिम्ब। जो पहली वाली लिम्ब है उस पर आधी तो प्राइमरी होती है और आधी क्या होती है, सेकेंडरी। और दोनों वाइंडिंगों के बीच में क्या लगा होता है, कुचालक पदार्थ, जिससे दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। वैसे कि वैसे इस लिम्ब पर भी आधी प्राइमरी होती है और आधी क्या होती है, सेकेंडरी, और दोनों के ऊपर कुचालक पदार्थ लगा देते हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, आपका क्रोड प्रकार का। तो मैं तो ये तो आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बना दी वाइंडिंग। तो मैं आपको ऐसा ना समझा के इस चित्र को अपन ऐसे बनाते हैं। तो ये होगी आपके क्रोड की, क्या होगी आपकी लिम्ब। तो जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है या क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी लिम्ब होती है। तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कितने लिम्ब होती है, दो। एक लिम्ब तो ये और एक लिम्ब ये। मतलब क्रोड का जो ऊर्ध्वाधर भाग होगा, जो सीधा खड़ा हुआ भाग होगा वो कहलाएगी लिम्ब, और जो लेटा हुआ भाग होगा वो क्या कहलाएगी, योक कहलाएगी। अब इस पे क्या लगाएंगे, पहले लिम्ब पर अपन कुचालक पदार्थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुचालक पदार्थ। ये ऐसे मान लो यहाँ पर अपन ने लगा दिया कुचालक। फिर इसके ऊपर लपेटेंगे अपन कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी। इसके दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, आधी प्राइमरी वाइंडिंग लपेट देंगे। ये क्या है, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने यहाँ पर लपेट दिया। तो ये दोनों क्या होगी आपकी, हाफ प्राइमरी वाइंडिंग बोल लो, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी बोल सकते हैं, लो वोल्टेज। तो देखिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उन्हीं को अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से भी क्या करते हैं अपन, जानते हैं। तो जो क्रोड होती है ना, ये जो लिम्ब है, ये इस लिम्ब पर जो सबसे पहले जो अपन वाइंडिंग लपेटेंगे वो वाइंडिंग लपेटेंगे अपन पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, चाहे वो प्राइमरी प्रकार की हो चाहे सेकेंडरी हो। अगर सेकेंडरी लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटेंगे अपन, सेकेंडरी।
और यदि पहले मान लो प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो पहले कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे अपन? प्राइमरी। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसको पहले क्रोड पे क्या करते हैं अपन? लगा देते हैं। आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने इस क्रोड के ऊपर क्या कर दिया? लपेट दिया। ऐसे कैसे? आधी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है जो बची हुई है उसको इस क्रोड के अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे? अपन इस प्रकार से लपेट देंगे। तो ये तो होगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये दोनों कौन सी हो जाएगी आपकी? हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो अपन ने इधर लपेट दिया और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को अपन ने इस तरफ क्या कर दिया? लपेट दिया। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग कोई सी भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है या सेकेंडरी में, लेकिन जिस वाइंडिंग का वोल्टेज कम होगा उसको पहले क्रोड के ऊपर क्या करते हैं? अपन लपेटते हैं। इसका कारण अभी बताऊंगा कि पहले अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही क्यों लपेटते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी तो लपेट सकते हैं। तो उसका भी एक कारण है जो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो पहले अपन ने क्या किया? लो वोल्टेज वाइंडिंग ली, उस लो वोल्टेज वाइंडिंग को आधे आधे टुकड़ों में डिवाइड करके आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो इस लिंब के ऊपर लपेट दिया और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग जो दूसरी वाली लिंब है उसके ऊपर क्या कर देते हैं? अपन लपेट देते हैं। ऐसे कैसे? जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उस हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी अपन दो पार्टों में डिवाइड करते हैं और उसके एक भाग को, एक का मतलब आधा वाला हिस्सा, आधे हिस्से को तो इस लिंब के ऊपर, मतलब जो अपन ने लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटी थी उसके ऊपर क्या कर देते हैं? अपन लगा देते हैं। जैसे इसको मैं डबल क्रॉस से बता देता हूँ तो पता चल जाएगा कि ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो ये दोनों जो वाइंडिंग है, क्या ये दोनों जो वाइंडिंग है वो है आपकी कौन सी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। वो भी कितनी है? हाफ हाई वोल्टेज, मतलब आधी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को तो इस तरह लपेटेंगे और आधी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी उसको क्या करते हैं अपन? इस तरफ क्या कर देते हैं? अपन लपेट देते हैं। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आधी आधी करके दोनों लिंबों पर अपन क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। अब देखो, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग ही क्यों लगाते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्यों नहीं लगाते? तो जो कुचालक पदार्थ है इस वाइंडिंग के बीच में अपन क्या करते हैं? कुचालक पदार्थ लगाते हैं। उस कुचालक पदार्थ की लागत के मान को, उसके कॉस्ट के मान को कम करने के लिए पहले अपन क्या कर देते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। अब देखो कैसे कम होता है कुचालक पदार्थ की मात्रा। अगर मान लो ये कोर है, सिलिकॉन स्टील की बनी है ना, चालक धातु है, अगर इसके ऊपर अपन वाइंडिंग लपेट रहे हैं तो बीच में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपन को? कुचालक पदार्थ, इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? और देखो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, मतलब जिस वाइंडिंग का वोल्टेज क्या है? कम, तो कम वोल्टेज के लिए अपन को इंसुलेशन भी क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है तो कम मात्रा में अगर इंसुलेशन लगाएंगे तो भी इसके लिए क्या रहेगा? पर्याप्त रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लो वोल्टेज वाइंडिंग की जगह कौन सी वाइंडिंग लगाता हूँ? हाई वोल्टेज। भाई एक तो अपन 11,000 के लिए इंसुलेशन करें और एक 220 वोल्टेज के लिए इंसुलेशन करें, तो 220 वोल्टेज के लिए जो कुचालक पदार्थ लगाएंगे वो तो थोड़ा हल्का कुचालक पदार्थ भी क्या हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन 11,000 वोल्टेज के लिए अपन वही कुचालक पदार्थ काम में लेंगे तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्रोड को टच करेगी, क्रोड को टच करेगी तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? आपकी शॉर्ट, मतलब पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। तो पहले जो कुचालक पदार्थ है उसकी लागत के मान को कम करने के लिए अपन पहले क्या कर देते हैं? अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। क्या लगाते हैं? हाई वोल्टेज। अब देखो ये है आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में कुचालक पदार्थ लगाना है तो उस कुचालक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा। इससे तो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और क्रोड के बीच में की थी, फिर यहाँ पर लो वोल्टेज और हाई वाइंडिंग, तो यहाँ पर कुचालक पदार्थ ज़्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ पर कुचालक पदार्थ क्या लगाना पड़ेगा? कम। लेकिन गलती से अगर अपन पहले यहाँ पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा दें और बाद में अपन क्या लगा दें? लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो देखो क्रोड और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसके बीच में जो कुचालक पदार्थ लगाएंगे वो क्या लगाना पड़ेगा अपन को? ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका? ज़्यादा। ज़्यादा वोल्टेज है तो दोनों के बीच में कुचालक पदार्थ की मात्रा भी क्या रखनी पड़ेगी? ज़्यादा। फिर देखो यहाँ पर भी देखो ये तो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये है क्या आपकी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर भी हाई और लो के बीच में अपन को वोल्टेज का कुचालक पदार्थ लगाना है तो यहाँ पर भी कुचालक पदार्थ की मात्रा क्या रखनी पड़ेगी अपन को? ज़्यादा। तो दोनों जगह ही अपन को कुचालक पदार्थ क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कब? जब यदि पहले मैं क्रोड के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लपेट दूँ? हाई वोल्टेज। लेकिन यदि हाई वोल्टेज न लपेट कर मैं पहले लो वोल्टेज लगाता हूँ तो क्रोड और लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर कुचालक पदार्थ अपन को क्या लगाना पड़ेगा? कम, जिससे कुचालक पदार्थ की लागत की मात्रा क्या हो जाती है? आपकी कम होती है। तो जो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होती है? जो क्रोड होती है उसके अंदर कितने लिंब होते हैं?
दो लिम्ब होते हैं। क्रोड पर पहले कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर उस लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो एक लिम्ब पर लपेटते हैं और आधी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूसरे लिम्ब पर क्या कर देते हैं? अपन लपेटते हैं। अब बात आती है जो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, उसके लिए इस क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कितने रास्ते होते हैं? तो देखो, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलेगी ऐसे, इधर से होते हुए वापस ऐसे आ जाएगी ना। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कितने रास्ते हैं? केवल एक है। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उनके अंदर चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं के लिए केवल कितने रास्ते होते हैं? एक ही होता है। क्या होता है? एक। दूसरी बात, तो क्या होता है? चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं यहाँ पर? चुंबकीय मार्ग कितना होता है? एक। तीसरी बात, इसके अंदर जो लीकेज फ्लक्स है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग तक जो फ्लक्स पहुंचता है उसको तो बोलते हैं अपन म्यूचुअल फ्लक्स। लेकिन जो फ्लक्स केवल प्राइमरी में से ही प्रवाहित होता है, सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं अपन कौन सा? लीकेज फ्लक्स। तो जो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो लीकेज फ्लक्स होता है, क्या होता है? लीकेज फ्लक्स। उस लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स पहुंचेगा वो क्या होता है? कम पहुंचता है। देखो, इस वाइंडिंग का तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्या इस वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाता है? बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाता है। तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? ज़्यादा। कौन से ट्रांसफार्मर में? क्रोड फॉर्म। अब लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा है तो जो म्यूचुअल फ्लक्स है उस म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई, अगर प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुँच रहा है तो वो तो हो गया लीकेज फ्लक्स। तो अगर पहुंचने वाले फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी नहीं पहुंचने वाले की, तो पहुंचने वाले की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम। तो लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है? कम होता है। तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स है, क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स। उस म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है? ज़्यादा। और जब म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है? कम। और एक बात बताओ, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कम होगा तो उस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? कम। क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। अगर फ्लक्स कम पहुंच रहा है तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? कम। तो इसके अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल प्रति टर्न जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है, उस पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो जो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है उस क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? कम होता है। तीसरी बात, अब देखो, यहाँ पर भी वाइंडिंग लपेट रहे हैं, यहाँ पर भी लपेट रहे हैं, यहाँ पर भी लपेट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तांबे की आवश्यकता। वाइंडिंग किसी बनाई जाती है? कॉपर की, तांबे की। तो जो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसको बनाने के लिए तांबे की आवश्यकता अपन को क्या होती है? ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर केवल कितने लिम्ब है? दो लिम्ब है। और ये लिम्ब किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील मान लो चाहे लोहा मान लो। तो जो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसको बनाने में लोहे की तो कम मात्रा होती है और तांबे की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। चौथी बात, इसके अंदर ये जो क्रोड है, इस क्रोड के चारों तरफ क्या लपेट रही है? वाइंडिंग। तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो वाइंडिंग के द्वारा क्या होती है? घिरी रहती है। भाई, क्रोड के ऊपर क्या लपेट रही है? वाइंडिंग लपेट रही है ना। तो क्रोड क्या होगी? इन वाइंडिंग के द्वारा क्या होती है? आपकी घिरी हुई रहती है। अगली बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी वाइंडिंग का अपन उपयोग करते हैं या कौन से प्रकार की वाइंडिंग करते हैं? देखो, एक होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो क्रोड प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटिक प्रकार की वाइंडिंग का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कौन सी वाइंडिंग इसके अंदर अपन उपयोग करते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का क्या करते हैं? इसके अंदर उपयोग करते हैं। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन आता है, भी क्रोड प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया करते हैं? तो जो हाई वोल्टेज होते हैं, उच्च वोल्टेज, जहाँ पर अपन को वोल्टेज की क्या हो? अधिक मात्रा हो, उन ट्रांसफार्मर के अंदर क्रोड प्रकार के कोर का क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पर अपन को उच्च वोल्टेज की क्या होती है? आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसका अपन क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका क्रोड प्रकार का। क्रोड प्रकार के अंदर क्या होती है? जो क्रोड होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। ये क्रोड होती है इन वाइंडिंगों के द्वारा क्या होती है? घिरी हुई रहती है। क्रोड पर पहले कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग। और उसके पश्चात कौन सी वाइंडिंग करते हैं? हाई वोल्टेज। आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो इस वाली लिंब पर करते हैं, आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस वाली लिंब पर करते हैं।
क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कितने लिंब होती है? 2 लिंब होती है। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? ज़्यादा। और क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है? कम। तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान कम होगा तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत भागबल का मान भी क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर जो वाइंडिंग प्रयोग करते हैं वो कौन सी वाइंडिंग होती है? तो कॉन्सेंट्रिक प्रकार की वाइंडिंग का इसके अंदर क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं। इसका जो उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के लिए केवल कितना रास्ता होता है? एक ही होता है। केवल कितना होता है? एक। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये सब कौन से के अंदर रहते हैं? आपके क्रोड प्रकार के अंदर। चुंबकीय प्रकार का मार्ग क्या उतना होता है? एक। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? ज़्यादा। म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है? कम। ईएमएफ प्रति टर्न का मान क्या होता है? कम। आधी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इस लिंब पर करते हैं, आधी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूसरे लिंब पर करते हैं। 2 लिंब होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? योग होते हैं। 2 लिंब और 2 ही क्या होते हैं? योग होते हैं। कौन सी वाइंडिंग करते हैं? कॉन्सेंट्रिक प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। कहाँ पर उपयोग करते हैं? हाई वोल्टेज के लिए अपन क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? क्रोड प्रकार का। लिख लो इसे। इसमें जो क्रोड होती है वो वाइंडिंग द्वारा क्या होती है? घिरी रहती है। मतलब क्रोड के चारों तरफ क्या होती है? वाइंडिंग क्या होती है? लिपटी हुई रहती है। दूसरा, क्रोड पर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि निम्न विभव कुंडली, निम्न विभव कुंडली यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। फिर क्या करते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि उच्च विभव कुंडली। क्रोड पर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं अपन? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले क्यों लपेटते हैं? कुचालक पदार्थ की लागत कम करने के लिए। कुचालक पदार्थ की लागत कम करने हेतु पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। चुंबकीय बल या चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं? तो एक होता है। चुंबकीय फ्लक्स हेतु केवल एक मार्ग। चुंबकीय फ्लक्स हेतु केवल कितना मार्ग होते हैं? एक मार्ग होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल कितना मार्ग होता है? एक। कितने लिंब होते हैं इसके अंदर? 2 लिंब होते हैं। कितने लिंब होते हैं? 2। अगला क्या है? लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? लीकेज फ्लक्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। और जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है, क्या? म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। और यदि म्यूचुअल फ्लक्स कम होगा तो जो ईएमएफ प्रति टर्न है यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होगा? कम होगा। तो इसमें ईएमएफ प्रति टर्न क्या होता है? कम पैदा होता है।
ईएमएफ प्रति टर्न क्या होता है, कम होता है। ईएमएफ प्रति टर्न क्या होता है, कम। इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, कौन, ये कई बार पूछता गया है क्वेश्चन, क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो उच्च वोल्टेज प्राप्त है, तो उच्च वोल्टेज प्राप्त करने हेतु। उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपन क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या होता है, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, जिससे म्यूचुअल फ्लक्स का मान कम होता है, और यदि म्यूचुअल फ्लक्स कम होगा तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहकल पैदा होगा उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। अगला जो ट्रांसफार्मर है आपका कौन सा है, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा है, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी डायग्राम की, कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के जो चित्र होता है वो कैसा होता है। तो जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है ना, उसके अंदर 3 लिंब होती है। कितने लिंब होती है इसके अंदर, 3। अभी कोर प्रकार के अंदर कितने लिंब देखी थी अपन ने, 2। लेकिन जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कितने लिंब होती है, 3 लिंब होती है। कितने लिंब होती है, 3। तो ये जो आपकी क्रोड बनी है, ये क्रोड कौन सी है आपकी, सेल टाइप है। कौन सी है, सेल टाइप। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कितने लिंब होती है, 3। देखो, एक लिंब तो ये दूसरी लिंब, और ये कौन सी होगी आपकी, तीसरी लिंब। ये जो लिंब है ये कौन सी है आपकी, मध्य भुजा वाली लिंब है। कौन सी है, मध्य। तो देखो, मध्य वाली भुजा का क्षेत्रफल, चौड़ाई देखो इसकी, इन दोनों लिंब की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। मध्य वाली भुजा का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और दोनों साइडों वाली जो भुजाएं होती हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। तो जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, उस सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कितने लिंब होती है, 3 लिंब होती है। इसके अंदर कितने लिंब होती है, 3 लिंब होती है। मध्य भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। मध्य भुजा का क्षेत्रफल, मध्य भुजा क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। 2 बातें याद रही। अब देखो, क्रोड प्रकार के अंदर तो अपन ने देखा था, जो क्रोड थी, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड थी, उसके दोनों तरफ क्या लग रही थी, वाइंडिंग। लेकिन जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, उसमें जो वाइंडिंग लपेटते हैं ना, वो यहाँ पर लपेटते हैं। ये जो मध्य वाली भुजा है ना, इस पर क्या करेंगे, पहले जो प्राइमरी वाइंडिंग है, उस पूरी की पूरी प्राइमरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उस लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस क्रोड के ऊपर पहले इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन लगाने के पश्चात उसके ऊपर पूरी की पूरी लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या कर देंगे, अपन लपेट देंगे। फिर उस वाइंडिंग के ऊपर क्या लगाएंगे, इंसुलेशन, और फिर यहाँ से लेंगे अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखो, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न है ना, इसके बीच में अपन क्या लगाएंगे, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाई। तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ मोटा वाला, ये कौन सी वाइंडिंग का टर्न है, हाई वोल्टेज। फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न आएगा, फिर उसके बाद में कौन सी वाइंडिंग का आएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। फिर लो का आ गया, फिर कौन सा होगा, हाई का, फिर लो का, फिर हाई।
तो एक टर्न तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का होता है, दूसरा टर्न कौन सी वाइंडिंग का होता है इसके अंदर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो हाई इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग लिपटी हुई रहती है। तो इधर एक वाइंडिंग के सिरे तो इधर निकल गए, एक वाइंडिंग के सिरे इधर होंगे। ये वाइंडिंग तो होगी कौन सी आपकी हाई वोल्टेज, और ये होगी कौन सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो मध्य वाली भुजा है उस पर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों प्रकार की वाइंडिंग को इस भुजा पर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। इस भुजा पर पहले कौन सी वाइंडिंग का टर्न लगाते हैं अपन, लो वोल्टेज का, फिर इसके बाद में कौन सी आ जाएगा, हाई वोल्टेज, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। इस प्रकार लो हाई पहले लगाया अपन ने कौन सी वाइंडिंग का टर्न, लो वाइंडिंग का, फिर कौन सी वाइंडिंग का आ जाएगा, हाई वोल्टेज का, फिर कौन सी का आ जाएगा, लो का, फिर कौन सी का आ जाएगा, हाई का। तो इस मध्य वाली भुजा है उस पर पहले लो वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो, फिर हाई। तो इसके ऊपर इस प्रकार एक टर्न तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का होता है, दूसरा टर्न कौन सी होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। अब देखो कुचालक पदार्थ लगाएंगे तो देखो ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ना, इन दोनों के बीच में अपन को क्या लगाना पड़ेगा, कुचालक। अब यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है तो कुचालक पदार्थ भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जा। फिर देखो ये वापस हाई वोल्टेज आ गई, ये क्या आ गई, लो, तो यहाँ पर भी अपन को कुचालक पदार्थ क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा। फिर ये लो आ गई लेकिन नीचे वाली क्या होगी, हाई, फिर कुचालक पदार्थ क्या लगाना पड़ेगा अपन को, ज़्यादा। मतलब प्रत्येक टर्न के बीच में अपन को क्या लगाना पड़ेगा, कुचालक पदार्थ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कुचालक पदार्थ लगाएंगे वो क्या होगा, उसके अंदर मात्रा या कुचालक पदार्थ की जो लागत होती है उस लागत का मान क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि वाइंडिंग के प्रत्येक टर्न के अंदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में क्या लगाया जाता है, कुचालक पदार्थ लगाया जाता है। जैसे देखो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न हो गया ना, फिर इनके बीच में अपन को कुचालक पदार्थ लगाना पड़ेगा, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो, फिर हाई और लो के बीच में लगाना पड़ेगा, फिर लो और फिर हाई, फिर हाई और लो के बीच में लगाना पड़ेगा। तो प्रत्येक लो और हाई के बीच में कुचालक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। तो ज़्यादा कुचालक पदार्थ, तो जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर कुचालक पदार्थ की क्या होती है, अधिक मात्रा क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। अगली बात, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी लिंब होती है, 3। मध्य वाली लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो बीच में क्या होगी, वाइंडिंग, और दोनों तरफ क्या होगी, इसके अंदर क्रोड होगी, क्या होगी, क्रोड। तो ये जो वाइंडिंग है वो किसके द्वारा घिरी हुई है, क्रोड प्रकार के। तो जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो क्रोड के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई रहती है। मतलब वाइंडिंग के दोनों तरफ क्या होती है, क्रोड होती है। तो ये जो वाइंडिंग है वो इन क्रोड के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई रहती है। अगला देखो चुंबकीय बल, इन वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ना। अब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाओं के लिए 2 रास्ता है, एक तो इस रास्ते से भी जा सकती है वो ऐसे होती हुई, और एक इस रास्ते से भी क्या हो सकती है, वो जा सकती है। तो यहाँ से मान लो फ्लक्स जा रहा था कितना, फाई, कितना जा रहा था, फाई। ये फ्लक्स यहाँ पर आते कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में, 5/2, यानी कि आधा फ्लक्स तो इधर जाएगा और आधा फ्लक्स इधर जाएगा। तो जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर है उनके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कितने रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये रहा, एक रास्ता ये रहा। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कितने रास्ते हैं, यहाँ पर 2। अब देखो यहीं पर तो प्राइमरी वाइंडिंग है और यहीं पर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो चुंबकीय फ्लक्स यहीं तो पैदा होगा और यहीं सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा ना, पास पास हो गई। उसके अंदर तो इधर भी प्राइमरी सेकेंडरी थी और इधर भी प्राइमरी सेकेंडरी, तो इधर की वाइंडिंग का फ्लक्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और इस वाइंडिंग का फ्लक्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी वाइंडिंग केवल एक ही स्थान पर होती है, और जब वाइंडिंग एक ही स्थान पर होगी तो जो लीकेज फ्लक्स है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का वो फ्लक्स जो सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाता है, उसका मान क्या होगा, इसके अंदर कम होगा। क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स पैदा होगा, इसी में से जाएगा, तो पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, सेकेंडरी में। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। यदि लीकेज फ्लक्स का मान कम है और सारा फ्लक्स सेकेंडरी में जा रहा है तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यदि म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा हो गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल है, EMF प्रति टर्न है, उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर अपन कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। जैसे क्रोड प्रकार के अंदर तो कौन सी की थी अपन ने, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का उसके अंदर क्या किया था, उपयोग किया था। तो जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सैंडविच प्रकार की, कौन सी, सैंडविच।
सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। जो सैंडविच होती है ना, जैसे इधर आपकी ये होगी बर्गर की टिक्की और बीच बीच में अलग अलग पदार्थ की परत लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका सैंडविच। तो जो क्रोड सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो वाइंडिंग लगाते हैं वो कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं अपन, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का क्या करते हैं इसके अंदर उपयोग करते हैं। तो कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, सैंडविच वाइंडिंग इसके अंदर क्या होती है, लगी हुई रहती है। तो ये हो गया आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, कौन सा हो गया, सेल प्रकार का। अब देखो क्रोड प्रकार का जो ट्रांसफार्मर था उसका उपयोग अपन क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज के लिए। लेकिन ये जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है ना, इसका प्रयोग अपन कम वोल्टेज या फिर ज़्यादा वोल्टेज, कम और ज़्यादा दोनों प्रकार के वोल्टेज इससे अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा हो गया, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर क्या देखा अपन ने, कुचालक पदार्थ, एक तो अपन को कुचालक पदार्थ क्या लगाना पड़ता है, ज़्यादा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रत्येक टर्न के बीच में अपन को यहाँ पर कुचालक पदार्थ लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुचालक पदार्थ क्या करते हैं अपन, ज़्यादा उपयोग करते हैं। कितने लिंब होती है अपन, 1 2 और 3। वाइंडिंग कौन से लिंब पर लगी होती है, मध्य वाली भुजा पर। मध्य वाली भुजा का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। चुंबकीय फ्लक्स है तो कितने रास्ते होते हैं, 2, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा। और यदि म्यूचुअल फ्लक्स ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। कौन सी वाइंडिंग काम में लाते हैं इसमें, सैंडविच वाइंडिंग। कौन सी लेते हैं, सैंडविच। कहाँ पर उपयोग करते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों प्रकार के वोल्टेज अपन इस ट्रांसफार्मर से क्या कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर बनते हैं, तो इसको लिख लेते हैं अपन। तो इसमें जो वाइंडिंग होती है वो इन क्रोड के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई रहती है। इसमें वाइंडिंग क्रोड द्वारा इसमें जो वाइंडिंग होती है वो क्रोड के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई रहती है। जो वाइंडिंग क्रोड के द्वारा क्या हो रही है, आपकी घिर रही है, तो इसके अंदर अपन ने देखा था कितने लिंब थे इसके अंदर, इसके 3, इसमें 3 लिंब होते हैं। मध्य वाली लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। मध्य वाली लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। इसमें कुचालक पदार्थ की लागत क्या होती है, ज़्यादा। कुचालक पदार्थ की लागत, कुचालक पदार्थ की लागत क्या होती है, ज़्यादा। क्योंकि प्रत्येक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर अपन को क्या करना, प्रत्येक प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के बीच में क्या लगाना पड़ता है, अपन को कुचालक पदार्थ लगाना पड़ता है। तीसरा, लीकेज फ्लक्स क्या होता है इसके अंदर, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। और जब लीकेज फ्लक्स का मान कम है तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। जब म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा है तो प्रति टर्न ईएमएफ, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ईएमएफ, उसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रति टर्न ईएमएफ का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रति टर्न ईएमएफ का मान क्या होता है, ज़्यादा। फिर इसके अंदर अपन कौन सी वाइंडिंग काम में लेते हैं, तो सैंडविच वाइंडिंग का। इसमें सैंडविच प्रकार की
वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं इसमें? सैंडविच। अब देखो इसके अंदर 3 लिम्ब है ना, तो इसको बनाने के लिए लोहे की क्या होगी, अपन को ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और तांबे की दोनों वाइंडिंग पास पास है तो तांबे की आवश्यकता क्या होगी? कम, इसे बनाने में। लोहे की मात्रा ज़्यादा व तांबे की कम आवश्यकता। लोहा ज़्यादा मात्रा में चाहिए और तांबा क्या चाहिए अपन को? कम चाहिए। उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों प्रकार के वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। क्या? निम्न व उच्च, निम्न व उच्च दोनों प्रकार के वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का। तो ये हो गया आपका कौन सा? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। जितने भी प्रकार की इक्वेशंस बन सकते थे उसको मैंने एक सिंगल लाइन के अंदर, प्रत्येक लाइन के अंदर से इक्वेशन बनेगा। क्या? जितने भी मैंने लाइन लिखी है उन सब लाइनों के अंदर से क्या बनेगा? आपके इक्वेशंस बनेगा। तो इनको अच्छी तरह से ढंग से लिखना है, और लिखने के पश्चात इनका ढंग से क्या करना है अपन को? साथ साथ में क्या करना है? रिवीजन करते हुए चलना है। साथ के साथ में नोट्स बनाइए और साथ के साथ में क्या किए? इनका रिवीजन किया। तो अपन ने पढ़े कितने 4 प्रकार के ट्रांसफार्मर अपन ने पढ़ लिए। स्टेप अप, स्टेप डाउन, कोर प्रकार का और सेल प्रकार का। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। क्या है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और एक जो अगला होता है वो कौन सा होता है आपका? 3 फेज। कौन सा है? 3 फेज। थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर तो क्या होता है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज। तो देखो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं उनके अंदर एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और एक ही क्या होती है इनके अंदर? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक ही क्या होती है? सेकेंडरी। लेकिन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं इनके अंदर 3 तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, 3 तो क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और 3 ही क्या होती है इनके अंदर? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। क्या होती है? सेकेंडरी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर तो एक तो प्राइमरी होती है और एक क्या होती है? सेकेंडरी। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 प्राइमरी होती है, 3 ही क्या होती है? सेकेंडरी। अब इन 3 प्राइमरी और 3 जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इनको स्टार और डेल्टा अपन 2 प्रकार से बनाकर इनके क्या किए जाते हैं? 3-3 सिरे निकाले जाते हैं। अब देखो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं? अपन ने कोर पढ़ी थी, अपन ने एक तो सेल प्रकार की पढ़ी थी और एक कौन सी पढ़ी थी अपन ने? क्रोड प्रकार की। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं ना वो सेल और क्रोड, क्या? सेल और क्रोड दोनों प्रकार की क्रोड पर क्या कर सकते हैं? अपन बना सकते हैं। तो इनके अंदर अपन सेल प्रकार की भी कोर प्रयोग कर सकते हैं और क्रोड प्रकार की कोर भी क्या कर सकते हैं? अपन इनके अंदर उपयोग कर सकते हैं। सेल और क्रोड दोनों प्रकार की क्रोड का इनके अंदर क्या कर सकते हैं? अपन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं कितने होते हैं? 3 फेज। इन 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर ओनली कौन सी कोर प्रयोग करते हैं अपन? सेल प्रकार की। क्या?
सेल प्रकार की क्रोड का इनके अंदर क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। अब देखो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं अपने घरों के अंदर आती है ना सप्लाई, वो सप्लाई कौन से ट्रांसफार्मर से मिलती है अपन को? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? लाइट एंड फैन सप्लाई, मतलब घरेलू कार्यों के अंदर जो सप्लाई काम में ली जाती है वहाँ पर इस ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो घरेलू कार्यों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर करेंगे अपन? घरेलू कार्यों में, या फिर जो घरेलू लाइट होती है ना उसी को बोला जाता है लाइट एंड फैन सप्लाई। लाइट एंड फैन सप्लाई, तो लाइट एंड फैन सप्लाई या घरेलू कार्यों के लिए अपन क्या करते हैं? इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं अपन? उपयोग करते हैं। लेकिन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग देखो पावर ट्रांसफार्मर के रूप में भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी 3 फेज प्रकार के होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी क्या होते हैं? 3 फेज। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को क्या करता है? कम करता है। जबकि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज के मान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। लेकिन जो अपना घरों के पास में होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज के मान को क्या करता है? घटाता है। और जो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज होता है कितना? 400 से लेकर कितना होता है? 440 वोल्टेज तक होता है। कितना होता है? 400 से 440। किसका वोल्टेज बताया मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है जो अपने घरों के पास में लगा होता है उसके वोल्टेज की बात हो रही है। 400 से कितना होता है? 440। लेकिन ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है जो अपने घरों के अंदर सप्लाई आ रही है उस सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 से लेकर कितना होता है? 240 वोल्टेज के क्या होता है? बीच में होता है। या फिर इसको बोल सकते हैं 230 वोल्ट। क्या भी बोल सकते हैं? 230। अगर ऑप्शन में केवल 230 वोल्टेज है तो आपका आंसर कौन सा होगा? 200। अगर रेंज के रूप में दे रखा है 220 से लेकर 240 तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? 220 से 240 या फिर कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। लेकिन जो अपने घरों के पास में लगे होते हैं जो 3 फेज प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनका वोल्टेज कितना होता है? 400 से लेकर 440 वोल्टेज तक होता है। अब देखो एसी सप्लाई है ना, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा उसकी आवृत्ति का मान कितना होगा? 50 होगा। और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो भी क्या है? आपकी सप्लाई आ रही है वो एसी है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर की आवृत्ति भी कितनी होगी? 50 होगी। अगर एसी करंट है चाहे उसका वोल्टेज कितना ही है, चाहे वो 100 वोल्ट की है, चाहे 10 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है, चाहे 1000 की है, लाखों में वोल्टेज है, तो भी उसकी आवृत्ति हमेशा कौन सी होगी? 50 होगी। कौन सी होगी? 50। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी होती है, एक ही क्या होती है? सेकेंडरी। ये सेल प्रकार की क्रोड और क्रोड प्रकार की कोर दोनों प्रकार के पर इसका क्या करते हैं? अपन निर्माण कर सकते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों और लाइट एंड फैन सप्लाई प्राप्त करने के लिए अपन इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 220 से लेकर कितना होता है? 240 या फिर 230 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ऐसे कैसे जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर 3 तो क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग, और 3 ही क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये क्या होते हैं? ओनली कौन सी प्रकार के क्रोड बनते हैं? इनको सेल प्रकार की। अब इनकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार और डेल्टा इनके अंदर क्या होती है? जुड़ी होती है। और स्टार और डेल्टा में जोड़कर अपन इनको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 4 प्रकार से। एक तो डेल्टा डेल्टा, या फिर स्टार स्टार, या स्टार डेल्टा, या फिर डेल्टा स्टार। इस प्रकार 4 प्रकार से अपन इनको जोड़कर 4 अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या कर सकते हैं? अपन बना सकते हैं। तो जो घरों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाता है उसका आउटपुट वोल्टेज का कितना होता है? 400 से लेकर कितना होता है? 440। उसकी फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों आज अपन ने केवल 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े। कितने प्रकार के? 6। स्टेप अप प्रकार का यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर, फिर पढ़ा अपन ने क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने सेल प्रकार का, और अभी अपन ने पढ़े सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज। तो 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर अपन के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपने जो ट्रांसफार्मर आएंगे अभी तो और बहुत सारे ट्रांसफार्मर, अभी तो बहुत सारे हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अभी तो कम से कम 7-8 प्रकार के क्या है आपके ट्रांसफार्मर है।
तो अब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारे ट्रांसफार्मर को एक साथ पढ़ाऊँगा। तो ये जो मैंने आपको 6 ट्रांसफार्मर पढ़ाए हैं, इनको अच्छी तरह से आप अध्ययन कीजिए इनका, और अच्छी तरह से इनको नोट्स के अंदर लिखिए। फिर अगली वीडियो में मैं आपको आगे जितने भी प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं, उन ट्रांसफार्मर के बारे में समझाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।